अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के ओवरहेड्स के चैप्टर की कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये चैप्टर हमने क्लास में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। कुछ तकरीबन 25-30 MCQs हैं जिसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करते हैं। पहला सवाल जो लिखा हुआ है वो है द प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर रिकवर्ड ऑन अ लेबर आवर बेसिस। द बजटेड ओवरहेड्स फॉर नवंबर वेर 18,000। तो 18,000 आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं। 18,000 आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं एंड द प्लैंड प्रोडक्शन लेबर आवर्स वर 450। प्लैंड यानी कि जो बजटेड होगा। द एक्चुअल प्रोडक्शन लेबर आवर्स इन नवंबर वेर 400। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर। अच्छा देखो, अगर हम बजटेड ओवरहेड्स को यानी कि 18,000 को बजटेड लेबर आवर्स या प्लान लेबर आवर्स यानी कि 450 से डिवाइड करते हैं तो हमारा OAR आता है, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आता है, जो कि 40 बन रहा है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होता है। OAR इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। दूसरा, हम एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते हैं। एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, OAR ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। सवाल में आपके एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं 400। सवाल में आपके एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं 400, तो OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स यानी कि OAR यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 400, ये आपका 16,000 आता है। और ये 16,000 आपका कहलाएगा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। ठीक है, जो आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करे वो आ गए। अच्छा, अब इस सवाल में हमें अपने एब्जॉर्ब को एक्चुअल से कंपेयर करना होता है। बहरहाल इस सवाल में आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिए हुए। तो जब आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स ना दिए हुए हों तो आपके बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या आप एज्यूम करते हो कि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स आपके बजटेड ओवरहेड्स के बराबर होंगे, यानी कि 18,000। तो एक्चुअल 18,000 है, एब्जॉर्ब जो है वो 16,000 है। इसका मतलब 2,000 का क्या है, 2,000 का अंडर एब्जॉर्ब है, अंडर एब्जॉर्ब। और अगर 2000 का अंडर एब्जॉर्ब है, इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो बनता है डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनता है। अंडर रिकवर्ड या अंडर एब्जॉर्ब एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम लोग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम उन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर सकें और हम कॉस्ट डिटरमाइन कर सकें, ताकि हम उसमें रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लोगों को वो प्रोडक्ट बेच सकें। हम साल के आखिरी दिन का यानी कि एक्चुअल ख़र्चों का इंतज़ार नहीं करते हैं और हमें शुरू में ही अपनी कॉस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करनी होती है, ताकि हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस देख सकें। तो 2 का आंसर होगा सी, यानी कि टू इस्टेब्लिश कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। साल के शुरू में, जैसे कि क्लास में डिस्कस किया, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकें, तो सी इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए हॉस्पिटल वार्ड बजट्स फॉर ओवरहेड्स टोटलिंग 11,500,000,000। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रीट 25,000 पेशेंट्स इन द ईयर। ईच पेशेंट स्टेट्स एन एवरेज ऑफ 10 डेज। 25,000 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होगी, 25,000 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होगी, और एक पेशेंट जो है ना वो तकरीबन 10 दिन रुकेगा। तो 25,000 पेशेंट्स है और ऑन एन एवरेज एक पेशेंट 10 दिन रुकेगा। तो आप ये कह सकते हो कि 2.5 लाख, 25,000 इंटू 10, 250,000 पेशेंट डेज होंगे। पेशेंट डेज का क्या मतलब होता है सर, यानी कि इसका मतलब कि कितने दिन कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रुके हुए होंगे। 25,000 पेशेंट है, ऑन एन एवरेज हर पेशेंट 10 दिन रुकेगा। पहला पेशेंट 10 दिन, दूसरा पेशेंट 10 दिन, 10 और 10 हुए 20, तीसरा पेशेंट 10 दिन, 10 10 और 10 हुए 30 दिन, चौथा पेशेंट 10 दिन, तो 10 10 10 और 10 हुए 40 दिन। तो अगर 25,000 पेशेंट है और हर पेशेंट ऑन एन एवरेज हॉस्पिटल में 10 दिन रुकता है, तो ये लोग, ये सारे पेशेंट्स, 25,000 पेशेंट्स मिल मिलाकर 2.5 लाख दिन रुकेंगे। 2.5 लाख दिन इन अ सेंस कि हर पेशेंट का एक एक दिन अगर हम गिने, ठीक है, हर पेशेंट का एक एक दिन। द वार्ड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन अ पेशेंट डे बेसिस, यानी कि OAR कैसे कैलकुलेट होगा भाई, ये खर्चे होंगे और इतने दिनों पेशेंट्स को मुझे जो है वो ठहराना होगा ऑन एन एवरेज या एज पर बजट। तो हमारा OAR जो आएगा वो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड पेशेंट डेज, यानी कि ये आ रहा है 46। इट्स डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर बजटेड एट 25 मिलियन, ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी। व्हाट इज द ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होगा 46, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बनेगा ए। सर डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट में तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट तो ओवरहेड्स का कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ कंपनीज फैक्ट्री।
द फैक्ट्री इज स्प्लिट इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि आप लोग मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास ये स्पेसिफिक हैंड आउट नहीं है, आप मुझे 0345308631 पर व्हाट्सएप करो ताकि मैं ये हैंड आउट और इसका आंसर आप लोगों को सेंड कर दूं ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सको। ठीक है ना? तो ये हैंड आउट आप लोगों को जो है वो आराम से मिल जाएगा। आप मुझे जब व्हाट्सएप करोगे तो आप लोगों को मैं ये हैंड आउट भेज दूंगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम shows a company's factory. The factory is split into 2 departments. The sizes of each are shown. Each department contains a meter to record the fuel for heating. हर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स है और वाई है। इनका अपना अपना मीटर लगा हुआ है जिसमें उन्होंने कितना फ्यूल कंज्यूम किया वो उसका बिल आ जाता है। और डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 30,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, डिपार्टमेंट वाई 20,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। इन दोनों का, इसका मीटर 1 है, इसका मीटर 2 है। द रेंट फॉर द ईयर इज़ 100,000। द टेबल शोज द हीटिंग बिल फॉर द ईयर। ये हीटिंग का बिल है। तो हीटिंग का बिल तो मुझे डायरेक्टली मालूम है कि एक्स डिपार्टमेंट का 6,000 है और वाई डिपार्टमेंट का जो है ना वो 14,000 है। सही है ना? ये तो हीटिंग हो गई। हीटिंग को जो है वो तो हमने 6,000 और 14,000 डायरेक्टली लिया। लेकिन जब हम रेंट की बात करते हैं तो रेंट को हमें किसी रीजनेबल बेसिस पर अपोर्शन करना होगा। 1 लाख रुपए का रेंट टोटल दिया हुआ है। कैसे बांटेंगे? स्क्वायर मीटर्स दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट एक्स के 30,000 और डिपार्टमेंट वाई के 20,000। तो हम क्या करते हैं, हम 1 लाख को हम डिवाइड करते हैं 50,000 से, सही है, और 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स के जो रेंट का अमाउंट है वो आ जाएगा। अच्छा, डिपार्टमेंट वाई के लिए क्या करेंगे? डिपार्टमेंट वाई के लिए 1 लाख को डिवाइड कर देंगे वापस से 50,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से। तो डिपार्टमेंट वाई का आ जाएगा 40,000। तो रेंट और हीटिंग का इसका टोटल 66 है और इसका टोटल 54 है। सवाल ये पूछता था विच अमाउंट फॉर रेंट एंड हीटिंग शुड बी एट्रीब्यूटेड टू एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, क्योंकि एक्स में जो हीटिंग के और रेंट के टोटल अमाउंट जा रही है वो 66,000 जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि अ फैक्ट्री इनकर्ड ओवरहेड्स ऑफ 261,000 एंड वर्क फॉर 116,000 मशीन आवर्स। एक फैक्ट्री में इतने ओवरहेड्स इनकर हुए और इतने घंटे काम हुआ। द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 122,000 मशीन आवर्स एंड एन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ 268,400। व्हाट वाज द अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर द क्वार्टर। सबसे पहला काम क्या होता है कि OAR कैलकुलेट करते हैं। OAR कैलकुलेट करने के लिए 122,000 को हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी 268,400 के जो ओवरहेड्स हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे 122,000 से। तो हमारे पास OAR आ जाएगा। OAR कैलकुलेट करने का तरीका, बजटेड ओवरहेड्स यानी कि 268,400 डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स यानी कि 122,000 होता है। तो ये 2.2 का मेरा OAR आ गया। OAR के बाद दूसरा स्टेप होता है एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्ब के लिए हम OAR को एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि 1,16,000 घंटे एक्चुअल जो है वो काम हुआ। तो 1,16,000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 255,200 और एक्चुअल खर्चे हमारे 261,000 है। तो अगर एक्चुअल खर्चे 261,000 है और एब्जॉर्ब 255,200 है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5,800। और क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा है, एब्जॉर्ब कम है, तो 5,800 का अंडर एब्जॉर्ब है। 5,800 का अंडर एब्जॉर्ब है और इस हिसाब से हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 थ्योरेटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स किस केस में होगी? अच्छा, मैं डायरेक्टली इसके आंसर पर आ जाता हूँ। आप सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट करिएगा। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ढूंढने के 3 ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है OAR निकालना, विच इज़ बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा होता है एब्जॉर्ब्ड निकालना, और एब्जॉर्ब्ड कैसे निकलता है? एब्जॉर्ब्ड का भी एक सिंपल तरीका है। एब्जॉर्ब का सिंपल तरीका ये है कि मैं OAR को मल्टीप्लाई कर दूँ एक्चुअल आवर्स से, OAR को मल्टीप्लाई कर दूँ एक्चुअल आवर्स से, और अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करने का तरीका है कि मैं एक्चुअल को कंपेयर कर दूँ एब्जॉर्ब्ड से, ठीक है ना। अच्छा, इसका सही आंसर सी है। सही आंसर सी है। दूसरे आंसर आप इवेल्युएट करिएगा। सही वाला आंसर मैं बताता हूँ कि क्यों सी है। बोलते हैं एक्सपेंडिचर बिलो बजट, यानी कि खर्चे जो है वो बजट से कम हो तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास ओवरहेड्स है और आवर्स है, और लेट से हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो बजट है और एक हमारा एक्चुअल है। लेट से हमारे बजटेड ओवरहेड्स 100 थे और बजटेड आवर्स 10 थे, तो OAR कितना बना? ओवरहेड्स बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स 10। एज्यूम कर लो एक्चुअल आवर्स भी 10 थे,
लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था ना वो बिलो बजट था, यानी कि 100 नहीं था, लेट से 80 था। तो आपका जो एब्जॉर्ब्ड होगा वो क्या होगा, ओ ए आर यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स यानी कि 100, और फिर जब आप 100 को यानी कि एब्जॉर्ब को ओवरहेड्स जो एक्चुअल वाले हैं उससे कंपेयर करोगे तो ओवर एब्जॉर्प्शन आ रही होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब 100 है और एक्चुअल 80 थे, तो डिफरेंस 20 का बनता है। ठीक है भाई, अगली चीज़ पे, अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? हमेशा बजटेड वैल्यूज़ आती हैं, हमेशा बजटेड वैल्यूज़ आती हैं, हमेशा बजटेड वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि 7 का सीधा सीधा सा आंसर जो है वो होगा 3 और 4 यानी कि डी। ठीक है, क्योंकि 7 के जो डी है उसमें हमारे पास देखो बजटेड ओवरहेड्स 3 में आ रहा है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बिल्कुल ये एक तरीका, और दूसरा लिखा हुआ है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, बिल्कुल ये दूसरा तरीका है। तो 7 का आंसर जो है वो होना चाहिए 3 और 4 यानी कि डी। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। 8 में लिखा हुआ है व्हेन अ कंपनीज डिपार्टमेंट अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड रेंट ऑफ प्रीमिसेस शुड बी अपोर्शन टू द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो रेंट का खर्चा है उसको अपोर्शन करने के लिए बेहतरीन बेसिस क्या है? सी फ्लोर एरिया। आई होप कि आप सब जो है वो क्लास के लेक्चर्स को रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा बेहतरीन तरीका रेंट को बांटने का फ्लोर एरिया है, क्योंकि जितना जहाँ पे फ्लोर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर उतना रेंट ज़्यादा जाना चाहिए। 9 देखते हैं। 9 में लिखता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ईच ऑफ विच रिक्वायर्स डिफरेंट मटेरियल एंड ग्रेड्स ऑफ लेबर, देयर इज लिटिल यूज ऑफ मशीनरी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच प्रोडक्ट। मशीनरी बहुत कम यूज़ होती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक डिपार्टमेंट है जो कि लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट का ओ आर कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। ऑन विच बेसिस शुड दी ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बी कैलकुलेटेड, तो अगर हम बेसिस बताएंगे तो हमारा आंसर सी होगा, यानी कि डायरेक्ट लेबर आवर्स होगा। ये चीज़ भी क्लास में और जो बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस हुई है कि अगर कोई लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है उसका ओ आर जो है वो लेबर आवर्स की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाना चाहिए। 10 पर आते हैं। 10 में लिखा हुआ है व्हाट विल रिजल्ट इन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसमें से किस वजूहत की बुनियाद पर अंडर एब्जॉर्प्शन होगी? इसका सही आंसर डी है, बाकी आंसर्स आप लोग एवेल्युएट करिएगा, डी को मैं एवेल्युएट कर देता हूँ। ओवरहेड्स एक चीज़ है, एक चीज़ आर्स है, एक चीज़ बजट है, एक चीज़ बजट है, और एक चीज़ एक्चुअल है। ठीक है, एज्यूम कर लो कि बजटेड ओवरहेड 100 है और बजटेड आर्स 10 है, तो ओ आर कितना आएगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, यानी कि 10 का ओ आर आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये कहा कि 10 का आंसर डी है। डी क्या बोलता है? एक्चुअल एक्टिविटी बिलो बजट। एक्चुअल एक्टिविटी बिलो बजट यानी कि बजटेड आवर्स अगर 10 थे तो एज्यूम कर लो कि एक्चुअल आवर्स जो है वो 8 थे। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी बजट से कम थी। एंड एक्सपेंडिचर एज बजट, और एक्सपेंडिचर या खर्चे उतने ही थे जितना बजट था, यानी कि 100 ही थे। सर अगर ऐसा केस होगा तो हमारा एब्जॉर्ब कैसे आएगा? एब्जॉर्ब के लिए आप ओ ए आर यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल आवर्स से, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल आवर्स से। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जब एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका एब्जॉर्ब आ गया 80, आपका एक्चुअल है 100। तो अगर एक्चुअल 100 है और एब्जॉर्ब 80 है, इसका मतलब 20 का डिफरेंस है, और 20 का अंडर एब्जॉर्ब है। अंडर एब्जॉर्ब इसलिए है क्योंकि आपका एब्जॉर्ब्ड कम है, आपका एब्जॉर्ब कम है और आपका एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या फ़ायदा है? इसका आंसर बी है। बी में लिखा हुआ है इट अलाउज अ बिजनेस टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यह हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियली जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उसकी कॉस्ट वो कैलकुलेट कर ले, इसलिए वो ओ की मदद लेती है। Question 12 again theoretical a business uses job costing to calculate the cost of vehicle repair jobs. Overheads are allocated on an absorption costing basis. What is the effect of this method of allocation? Overheads को मैं absorption के costing की basis पर जो है वो allocate करता हूँ। इस method का फ़ायदा क्या? अच्छा, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दो तरह की कॉस्टिंग होती है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अभी नॉलेज ना हो, तो वो ये एमसीक्यू स्किप कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स को मैं बताता जाऊँ कि इसका आंसर ए होगा, ओवरहेड्स विल इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। मार्जिनल कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है या प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है या जो जॉब की वैल्यू, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स ही शामिल होते हैं। जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल और फिक्स दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कवर करवाया जाता है। 13,
द फॉलोइंग डेटा इज रेलिवेंट टू बिजनेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। बड़ा आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो आप अपने बजटेड ओवरहेड्स को यानी कि 150,000 को, सबसे पहले तो आप अपने बजटेड ओवरहेड्स को यानी कि 150,000 को बजटेड लेबर आवर्स यानी कि 10,000 से कर दो डिवाइड। बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड आवर्स से डिवाइड किया, 15 पर आवर का OAR आ गया। इस OAR को आप मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल आवर्स से तो आपका एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। एक्चुअल आवर्स आपके 9,500 है। एक्चुअल आवर्स अगर 9,500 है, 9,500 से हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा एब्जॉर्ब बन गया 124,500। अच्छा सर एक्चुअल कितने आ रहे हैं? एक्चुअल 160,000 आ रहे हैं। तो अगर एक्चुअल 160,000 आ रहे हैं और एब्जॉर्ब 142,500 है, इसका मतलब एब्जॉर्ब कम है और 17,500 का अंडर एब्जॉर्ब है। 17,500 का मतलब हो गया 13 का आंसर होगा डी। 14 पर आते हैं। 14 में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर इन अ पीरियड टोटल 102,660 कंपेयर्ड विद अ बजट ऑफ 105,270, यानी कि एक्चुअल 102,660 है और बजट 105,270 है। डायरेक्ट लेबर आवर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। 8,700 direct labor hours were worked in the period and production overheads was over absorbed by 1,740. What was the production overheads absorption rate? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो OAR कैसे कैलकुलेट होता है? OAR कैलकुलेट होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स से। हम OAR कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि मेरे पास बजटेड आवर्स नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना। एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट होता है? एक्चुअल आवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? OAR से। तीसरा स्टेप होता है कि हम एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड को कंपेयर करते हैं और एक्चुअल एब्जॉर्ब को कंपेयर कर कर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर सवाल कहता है कि 1740 की ओवर एब्जॉर्प्शन है। 1740 की ओवर एब्जॉर्प्शन है। 1740 की ओवर एब्जॉर्प्शन है, सही है। सवाल ये कहता है कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे ना वो 102,660 थे। सवाल ये कहता है कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो 102,660 थे। अगर ऐसा कहता है सवाल तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा एब्जॉर्ब्ड होगा वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा। जो मेरा एब्जॉर्ब्ड होगा वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा। सर क्यों ज़्यादा होगा? बेटा इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन है 1740 की। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपका एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा था और एक्चुअल कम था। तो सर एब्जॉर्ब जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? बेटा एब्जॉर्ब की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 104400, ठीक है। रिवर्स वर्किंग करी, जो थर्ड स्टेप है वो पहले किया और एब्जॉर्ब की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास जो ये वाला फॉर्मूला है एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स इनटू OAR, ये लगाते हैं, यानी कि 104400 इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स हमें मालूम है क्या? एक्चुअल आवर्स हमें मालूम है, हाँ एक्चुअल आवर्स हमें मालूम है। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स हैं 8,700। 8,700 OAR मालूम नहीं है और अब हम OAR ढूंढ सकते हैं। OAR कैसे आएगा? 104400 यानी कि एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स यानी कि 8,700, ठीक है। तो आ गया 12 का मतलब हमारा आंसर होगा सी। 15 पे चलते हैं। बिजनेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा: बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बजटेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट यूज्ड फॉर इन्वेंट्री टेक? इन्वेंट्री यानी कि जो यूनिट आप बना रहे हो। इन्वेंट्री क्या होती है? जो प्रोडक्ट आप बेचोगे, बनाओगे। इन्वेंट्री जो आप प्रोड्यूस करोगे, जो आपकी प्रोडक्शन होगी। इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जिसकी आप प्रोडक्शन करोगे, जो आप बनाओगे। उसमें क्या कॉस्ट शामिल होगी? ये बात याद रहे कि ये सवाल भी अगेन थोड़ा सा मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ का है। बहरहाल मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी ने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं किया तो वो शायद अभी ये सवाल स्किप कर सकता है या जल्दी से एक गो थ्रू कर सकता है। चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करें, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज़ करें, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स को हम कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते। तो 6 लाख आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। बाकी आपके पास बजटेड ओवरहेड्स हैं 1.2 मिलियन के। 1.2 मिलियन के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं उसको आप डिवाइड कर दो 1200 को, और जो आपके बजटेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनको दोनों को ऐड कर कर, यानी कि 1200 और 8 लाख, इन दोनों को ऐड कर कर और आप डिवाइड कर दोगे आपके बजटेड आउटपुट से, यानी कि 10,000 से,
तो ऐसा करने से 200 आपका आंसर आता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो पर यूनिट होगी इन्वेंट्री के लिए वो 200 होगी, और ये 200 आप इंक्लूड करोगे इन्वेंट्री में। यहाँ पर मैंने सेंड आउट के 15 सवाल डिस्कस किए, अगले 15 सवाल अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। काइंडली ये देखकर और कोशिश कीजिएगा ये हैंड आउट कंप्लीट कर लें, और अगर ये हैंड आउट आप लोगों को चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।